अध्याय 15 अंधेरा जंगल। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकगोनिगल की स्टडी में ले गया। हरमाइनी कांप रही थी। लंबी मनगढ़ंत कहानियां, बचने के उपाय और बहाने हैरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे, परंतु हर बहाना दूसरे से कमजोर था। उनसे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे हो गई? वे अदृश्य चोगे को भूल गए। प्रोफेसर मैकगोनिगल बिस्तर से बाहर जाने और अंधेरी रात में स्कूल में घूमने पर कोई बहाना नहीं सुनेंगी। क्या हैरी को ऐसा लग रहा था? प्रोफेसर मैकगोनिगल आई तो नेविल भी उनके साथ था। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा वो एकदम भूल पड़ा। हैरी, मैं चेतावनी देने के लिए तुम्हें खोज रहा था। दरअसल मैंने मेलफॉय को कहते सुना है कि वो तुम्हें पकड़ने वाला है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए अपना सिर तेजी से हिलाया, परंतु प्रोफेसर मैकगोनिगल ने देख लिया। जब वे उन तीनों के सिर पर खड़ी हुई तो लगा कि जैसे वो नॉर्बर्ट से भी ज्यादा तेजी से आग उगलने वाली हैं। फिल्च का कहना है कि आप लोग खगोल शास्त्र के टावर पर गए थे। रात को 1 बज रहे हैं। आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? हरमाइनी किसी टीचर के सवाल का जवाब न दे। ये अजीब था, लेकिन पहली बार ऐसा ही हुआ। वो अपनी चप्पलों की तरफ घूर रही थी। मेरे ख्याल में मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा। इसे समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की जरूरत नहीं है। आपको ड्रैको मैलफॉय ने ड्रैगन के बारे में कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि वो बिस्तर से बाहर निकले और मुसीबत में फंस जाए। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। मुझे लगता है कि आपको इस बात में मज़ा आया होगा कि लॉन्ग बॉटम ने भी वही कहानी सुनी और इस पर विश्वास कर लिया। हैरी ने नेविल की तरफ देखा और आंखों ही आंखों में इशारे से उसे बताने की कोशिश की कि वो सच नहीं था, लेकिन नेविल स्तब्ध था, जैसे उसे चोट पहुंची हो। बेचारा गलती करने वाला नेविल। हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं दुखी हूँ, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा। एक ही रात में 4 विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी मिस ग्रेंजर। मुझे लगता था आप समझदार हैं। जहाँ तक आपका सवाल है पॉटर, मैं सोचती थी आपके लिए गरुड़ द्वार इससे ज्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा। हाँ, आपको भी मिस्टर लॉन्ग बॉटम। कोई भी चीज आपको रात को स्कूल के बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती। खासकर इन दिनों ये खतरनाक है, बहुत खतरनाक। और गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम होंगे। 50? हैरी के मुंह से निकला। उनकी बढ़त खत्म हो जाएगी, वह बढ़त जो उसने पिछले क्विडिच मैच में हासिल की थी। 50 पॉइंट हर एक के, प्रोफेसर मैकगोनिगल ने कहा, जो अपनी नुकीली लंबी नाक से तेजी से सांसें ले रही थी। प्रोफेसर प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, मुझे मत बताओ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं। मुझे पहले कभी गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों पर इतनी शर्म नहीं आई। 150 पॉइंट कम हो गए। इससे गरुड़ द्वार आखिरी स्थान पर आ गया है। एक ही रात में गरुड़ द्वार हाउस के कप जीतने की सारी संभावनाएं समाप्त हो गईं। हैरी को लगा जैसे उसके पेट की तली गायब हो गई है। वो लोग उसकी भरपाई कैसे करेंगे? हैरी सारी रात नहीं सो पाया। सुन रहा था कि नेविल अपने तकिए में घंटों सुबकता रहा। हैरी नहीं जानता था कि वो उसे सांत्वना देने के लिए क्या कहे। वो जानता था कि उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा है जब बाकी गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों को उनकी करतूतों का पता चलेगा। हाउस पॉइंट कांच के जिस बड़े स्कोरबोर्ड पर लिखे जाते थे, उसके पास से गुजरते समय पहले तो गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों को लगा कोई गड़बड़ हुई है। कल से आज के बीच में 150 पॉइंट अचानक कम हो गए। फिर कहानी फैलनी शुरू हुई। हैरी पॉटर, मशहूर हैरी पॉटर, 2 क्विडिच मैचों के उनके हीरो ने सारे पॉइंट गंवाए हैं और फर्स्ट ईयर के अन्य 2 मूर्ख विद्यार्थियों ने भी। स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसनीय छात्रों में एक होने के बजाय अब हैरी को अचानक सबसे ज्यादा नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि चील घात और मेहनत कश के विद्यार्थी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सब चाहते थे कि नाग शक्ति हाउस कप न जीते। दूसरी तरफ नाग शक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते खुश होकर कहते, धन्यवाद पॉटर, तुमने हमें जिता दिया। केवल रॉन ने उसका साथ दिया। इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी बहुत सारे पॉइंट गंवाए हैं, फिर भी लोग उन्हें पसंद करते हैं। परंतु एक ही झटके में 150 पॉइंट कभी नहीं गंवाए होंगे, है ना? हैरी ने दुखी होकर कहा। हाँ, ये बात तो है। नुकसान की भरपाई करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी, परंतु हैरी ने कसम खाई कि आगे से वह उन चीजों में टांग नहीं फंसाएगा जिससे उनका कोई लेना देना न हो। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया। उसने कहा कि वो क्विडिच टीम से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस्तीफा? उससे क्या फायदा होगा? अगर हम क्विडिच नहीं जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे? वुड गरजा। परंतु यहाँ तक कि क्विडिच का मजा भी खत्म हो गया था। प्रैक्टिस के दौरान बाकी की टीम हैरी से बात नहीं करती थी। कुछ कहना होता तो वो उसे खोजी कहकर बुलाते।
हरमाइनी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा नहीं था क्योंकि वो उतने लोकप्रिय नहीं थे, परंतु उनसे भी कोई बात नहीं करता था। हैरी खुश था कि परीक्षाएं अब ज़्यादा दूर नहीं हैं। उसे जो ढेर सारा रिवीजन करना था उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया। रॉन और हरमाइनी इकट्ठे रहते, देर रात तक पढ़ते और जटिल जादुई कार्डों के तत्व याद करने की कोशिश करते, सम्मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते और जादुई खोजों और पिशाच विद्रोहों की तारीखें रटते थे। फिर परीक्षाएं शुरू होने के लगभग एक हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग न फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक इम्तिहान हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय उसने आगे वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज़ सुनी। जब वो पास गया तो उसने क्विरिल को बोलते हुए सुना, नहीं नहीं, दोबारा नहीं प्लीज़। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई धमकी दे रहा हो। थोड़ा और पास गया, ठीक है, उसने क्विरिल को सुबकते हुए सुना। अगले ही पल क्विरिल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था कि वो रोने वाला है। हैरी को नहीं लगा कि क्विरिल ने उसे देखा है। उसने तब तक इंतजार जब तक क्विरिल के कदमों की आवाज़ सुनाई देना बंद नहीं हो गई। उसने क्लासरूम में झांका, वो खाली था, परंतु दूसरी तरफ का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। हैरी उसकी तरफ आधी दूर तक चला गया, परंतु उसे याद आया उसने दूसरों के मामले में टांग न फंसाने की कसम खाई। बहरहाल वो 12 पारस पत्थर दांव पर लगाकर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से बाहर गया होगा। और हैरी ने जो सुना है उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई है। ऐसा लग रहा था जैसे क्विरिल ने आखिरकार हार मान ली है। हैरी वापस लाइब्रेरी में आया जहां हरमाइनी रॉन की खगोल शास्त्र की परीक्षा ले रही थी। हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या सुना है। स्नेप ने आखिर उसे मना ही लिया, रॉन ने कहा। अगर क्विरिल ने उसे बता दिया कि उसके गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र को कैसा तोड़ा जाए तो अब फ्लफी बचा है, हरमाइनी ने कहा। हो सकता है स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना ही पता लगा लिया हो कि उसे कैसे पार कर सकते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि ऐसी जरूर कोई किताब होगी जिसमें लिखा होगा कि 3 सिर वाले दैत्याकार कुत्ते को कैसे पार करते हैं। तो अब हम क्या करें हैरी? रॉन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई, परंतु हैरी के जवाब देने से पहले हरमाइनी ने कहा, डंबलडोर के पास जाओ। हमें ये काम सदियों पहले करना चाहिए था। अगर हम अपनी दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। हमारे पास कोई सबूत नहीं है और क्विरिल इतने डरे हैं कि वो हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे, हैरी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है लोग किसकी बात पर भरोसा करेंगे, उस पर कि हम पर? ये किसी से छुपा नहीं कि हम उससे नफरत करते हैं। डंबलडोर सोचेंगे कि हमने स्नैप को निकलवाने के लिए ये कहानी गढ़ी है। फिल्च भी हमारी मदद नहीं करेगा, चाहे इस पर उसकी जिंदगी ही दांव पर क्यों न लगी हो। स्नैप के साथ उसकी दोस्ती है और वो यही सोचेगा कि हमें पारस पत्थर या फ्लफी के बारे में नहीं मालूम होना चाहिए। हमें बहुत से स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। हरमाइनी को विश्वास हो गया पर रॉन को नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी खोजबीन करें? नहीं, हम पहले ही बहुत कर चुके हैं, हैरी ने सपाट लहजे में कहा। उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों का नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमाइनी और नेविल को नाश्ते के टेबल पर चिट्ठियां मिली। एक ही बात लिखी थी, आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा। प्रवेश हॉल में मिस्टर फिल्च से मिलें, प्रोफेसर एम मैकगोनिगल। पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी भूल गया था कि डिटेंशन भी है। उसे लग रहा था कि शायद हरमाइनी शिकायत करेगी कि इस वजह से रिवीजन की एक पूरी रात चली जाएगी, परंतु हरमाइनी ने कुछ नहीं कहा। हैरी की तरह वो सोच रही थी कि उन्हें जो सज़ा मिली है वह उन्हें मिलनी चाहिए थी। उस रात को 11 बजे उन्होंने हॉल में रॉन से विदा ली और नेविल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए। फिल्च वहाँ पहले से ही था और मेलफॉय भी। हैरी ये भूल गया कि मेलफॉय को भी डिटेंशन मिला था। मेरे पीछे आओ, फिल्च ने एक लैंप जलाते हुए उन्हें कहा और बाहर ले गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ने के पहले 2 बार सोचोगी, है ना? वो कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा। अगर मुझसे पूछा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट करने वाले अच्छे शिक्षक होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब सज़ा के पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, हम चलते हैं, और हाँ, भागने के बारे में मत सोचना। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा। वे अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे। नेविल जोर जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने कौन सी सज़ा मिलने वाली है। सचमुच कोई भयानक सज़ा होगी, वरना फिल्च इतना खुश नहीं दिखता। चांद चमक रहा था, परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से बार बार अंधेरे में छुप जाता। सामने हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी में खिड़कियों से रोशनी दिखाई पड़ी। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। क्या तुम हो फिल्च? जल्दी आओ, हम तत्काल जाना चाहते हैं।
हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वे हैग्रिड के साथ कुछ करने जा रहे हैं तो ये उतना बुरा नहीं होगा। उसकी राहत उसके चेहरे पर झलक गई, क्योंकि फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे हो कि तुम उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो, तो दोबारा सोच तो छोकरे, तुम जंगल में जा रहे हो, मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे। यह सुनकर नेविल के मुंह से आह निकल गई। मेलफॉय चलते चलते रुक गया। जंगल? उसने दोहराया। वो उतना शांत नहीं था जितना आम तौर पर लगता था। हम रात के वक्त वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ हर तरह के जानवर होते हैं, मैंने सुना है आदम भेड़िए भी हैं। नेविल ने हैरी के दुशाले का सिरा पकड़ा और ऐसे आवाज निकाली जैसे उसका गला रुंध गया हो। ये तुम्हारी समस्या है। उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियम तोड़ने के पहले सोचना चाहिए था, है ना? फिल्च ने कहा। हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ गया। हमें यहाँ इंतजार करते करते आधा घंटा हो चुका है। तुम ठीक तो हो हैरी, हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता। ये मत भूलो कि यहाँ इन्हें सजा देने के लिए लाया गया है, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। इसलिए तुम्हें इतनी देर हो गई, क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। इन्हें भाषण दे रहे थे? ये तुम्हारा काम नहीं है, तुमने अपना काम कर दिया है, अब इन्हें मेरे हवाले कर दो। मैं सुबह वापस आऊँगा, फिल्च ने कहा, और इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे सब वापस ले जाऊँगा। फिर वो मुड़ा और महल की तरफ चला गया। मेलफॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊँगा। ये सुनकर हैरी खुश हुआ। मेलफॉय की आवाज़ में दहशत साफ झलक रही थी। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें जाना होगा। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें जाना होगा। तुमने गलती की है और गलती की कीमत चुकानी ही पड़ेगी, हैग्रिड ने गुस्से में कहा। परंतु ये नौकरों का काम है, विद्यार्थियों का नहीं। मैंने सोचा हमें कुछ लाइनें लिखनी होंगी। अगर मेरे डैडी को पता चल जाए कि मैं यहाँ हूँ तो वे तुमसे कहेंगे कि हॉगवर्ट्स में ऐसा ही होता है, हैग्रिड गुर्राया। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो तुम महल वापस लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो। चलो। मेलफॉय अपनी जगह से नहीं हिला। उसने हैग्रिड की तरफ गुस्से से देखा, फिर अपनी निगाहें झुका ली। तो फिर ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो। वो उन्हें जंगल के सिरे तक ले गया और अपने लैंप को ऊंचा उठाकर एक सक्रिय घुमावदार पगडंडी दिखाई। यहाँ देखो, जमीन पर ये पड़ी चमकदार चीज देख रहे हो, चांदी जैसी? ये यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। इस सप्ताह में दूसरी बार हुआ है। पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। शायद हमें उसे उसके कष्टों से मुक्ति दिलाना पड़े। और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को जिसने घायल किया है वो हमें पहले खोज ले? मेलफॉय ने कहा, जो अपनी आवाज़ से अपने डर को दूर नहीं रख पा रहा था। अगर तुम हमारे या फैंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। और पगडंडी पर ही रहना। हम 2 दलों में बंट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून फैला है। कम से कम पिछली रात से यह यूनिकॉर्न घूम रहा होगा। मैं फैंग के साथ जाऊंगा, मेलफॉय ने फैंग के लंबे दांत देखकर कहा। ठीक है, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ कि डरपोक है। तो हम हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाते हैं और ड्रैको, नेविल और फैंग दूसरी तरफ। और सुनो, अगर किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो वो हरी चिंगारियाँ निकालेगा। अपनी छड़ियाँ उठा लो और अभी अभ्यास करो इस तरह। और अगर कोई मुसीबत पड़ जाए तो लाल चिंगारियाँ निकालेगा और हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसलिए सावधान रहना। जंगल काला और शांत था। थोड़ा अंदर जाकर वे पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से 2 रास्ते निकलते थे। हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड बाएं पर चले गए, जबकि मेलफॉय, नेविल और फैंग दाएं रास्ते पर चले गए। खामोशी से चलते रहे, उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थी। हैरी ने देखा हैग्रिड बहुत परेशान था। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि वो शक्तिशाली जादुई प्राणी हैं। इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में हमने नहीं सुना है, हैग्रिड ने कहा। वे लोग एक काईदार पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे। हैरी को बहते हुए पानी की आवाज़ थी। घुमावदार पगडंडी में यहाँ वहाँ यूनिकॉर्न के खून के धब्बे दिख रहे थे। तुम ठीक तो हो हरमाइनी? चिंता मत करो, अगर वो बुरी तरह घायल है तो ज़्यादा दूर नहीं जा सकता। फिर हम उसे जल्दी से पेड़ के पीछे छुप जाओ,
हैग्रिड ने हैरी और हरमाइनी को पकड़ा और उन्हें पगडंडी से हटाकर बलूत के एक पेड़ के पीछे छुपा दिया। उसने एक तीर निकालकर अपने धनुष में लगाया और धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए तैयार हो गया। वो तीनों सुनते रहे। पास से ही कोई गिरी हुई पत्तियों के ऊपर फिसलता हुआ कोई जा रहा था। आवाज़ ऐसे आ रही थी जैसे कोई चोगा जमीन पर घिसट रहा हो। हैग्रिड अंधेरी पगडंडी पर देख रहा था। कुछ पल बाद आवाज़ धीमी होते हुए गायब हो गई। हम जानते थे यहाँ पर कोई है जिसे नहीं होना चाहिए, वो बुदबुदाया। कोई आदम भेड़िया? ना तो वो आदम भेड़िया है, ना ही यूनिकॉर्न। हैग्रिड ने उदासी से कहा, हमारे पीछे आओ पर संभल कर। वे लोग ज़्यादा धीमे चलने लगे। हल्की से हल्की आवाज़ पकड़ने के लिए उनके कान सतर्क थे। अचानक सामने वाली जगह से कोई निश्चित रूप से हिला। कौन है? सामने आओ, हमारे पास हथियार हैं, हैग्रिड बोला। खाली जगह पर कोई आया। ये क्या था? आदमी था या घोड़ा? कमर तक वो आदमी था, परंतु इसके नीचे का इसका चमकदार शरीर घोड़े जैसा लाल और भूरा था और पीछे एक लंबी लाल पूंछ थी। हैरी और हरमाइनी के जबड़े लटक गए। अच्छा, तो तुम हो रोनन, कैसे हो? हैग्रिड ने राहत की सांस लेते हुए पूछा। वो आगे बढ़ा और उसने सेनेटोर से हाथ मिलाया। गुड इवनिंग हैग्रिड। उसकी आवाज़ गहरी और दुख भरी थी। क्या तुम मुझ पर तीर चलाने वाले थे? बहुत सावधान रहना पड़ता है रोनन। इस जंगल में कोई बुरी चीज़ खुलेआम घूम रही है। अरे हाँ, ये हैरी पॉटर है और ये है हरमाइनी ग्रेंजर, स्कूल के विद्यार्थी हैं, और ये है रोनन, एक सेनेटोर। हमने देख लिया था, हरमाइनी ने धीरे से कहा। गुड इवनिंग, रोनन ने कहा। गुड इवनिंग। तो तुम लोग स्कूल के विद्यार्थी हो, बहुत कुछ सीख रहे होगे, है ना? थोड़ा बहुत, हरमाइनी ने सकुचाते हुए कहा। थोड़ा बहुत? ये तो अच्छी बात है। मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है। हाँ, हैग्रिड ने ऊपर देखते हुए कहा। सुनो, हमें खुशी है कि तुम हमें मिल गए रोनन, क्योंकि एक यूनिकॉर्न घायल है। तुमने कुछ देखा? रोनन ने तत्काल जवाब नहीं दिया। बिना पलक झपकाए ऊपर की तरफ देखता रहा और दोबारा आह भरी। हमेशा निर्दोष लोग ही पहले शिकार होते हैं। ऐसा सदियों से हो रहा है, अब भी यही हो रहा है। हाँ, परंतु तुमने कुछ देखा है क्या? कोई असामान्य चीज़? हैग्रिड ने कहा। हैग्रिड उसकी तरफ बेचैनी से देख रहा था। रोनन ने दोहराया, मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है, असामान्य तेजी से चमक रहा है। रोनन के पीछे पेड़ों में हलचल के कारण हैग्रिड ने अपना धनुष उठाया, परंतु ये एक और सेनेटोर था। हेलो बेन, हैग्रिड ने कहा। सब ठीक है? गुड इवनिंग हैग्रिड, आशा है तुम ठीक होगे। ठीक ही हैं। देखो, अभी हम रोनन से पूछ रहे थे कि क्या उसने हाल में ही यहाँ कोई अजीब चीज़ देखी है कि एक यूनिकॉर्न घायल हो गया है। क्या तुम इसके बारे में कुछ जानते हो? बेन चलकर रोनन के पास खड़ा हो गया। उसने आसमान की तरफ देखा। मंगल ग्रह आज रात बहुत चमक रहा है, उसने इतना ही कहा। हमने सुन लिया है। अगर तुम में से किसी को कुछ दिखे तो हमें बताना, ठीक है? अब हम चलते हैं, हैग्रिड ने खींचते हुए कहा। हैरी और हरमाइनी उस खाली जगह से हैग्रिड के पीछे चल दिए। वे अपने कंधों के पीछे से रोनन और बेन की तरफ देखते जा रहे थे, जब तक कि पेड़ों की वजह से वो दिखना नहीं बंद हो गए। हैग्रिड ने चिढ़ते हुए कहा, कभी भी सेनेटोर से सीधे जवाब की उम्मीद मत करो, कमबख्त। सितारे निहारते रहते हैं, चांद से नीचे किसी चीज़ में उनकी दिलचस्पी ही नहीं है। क्या यहाँ पर बहुत से सेनेटोर हैं? हरमाइनी ने पूछा। हाँ, थोड़े बहुत। वे ज़्यादातर अपने काम से काम रखते हैं। सेनेटोर्स बहुत गहरे होते हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है, पर वे बताते नहीं हैं। क्या तुम्हें पता है कि जिसकी आवाज़ हमने सुनी थी वो भी कोई सेनेटोर था? हैरी ने कहा। क्या वो आवाज़ तुम्हें घोड़े के टाप जैसी लगी थी? नहीं, अगर हमसे पूछा जाए तो वो वही था जो यूनिकॉर्न को मार रहा है। इस तरह की आवाज़ हमने पहले कभी नहीं सुनी। वे लोग घने काले पेड़ों के बीच चलते रहे। हैरी घबराहट से अपने कंधे के पीछे देखता रहा। वो खुश था कि उसके साथ हैग्रिड और उसका धनुष है। वे लोग रास्ते में एक मोड़ पर मुड़े ही थे कि तभी हरमाइनी ने हैग्रिड की बाँह पकड़ ली। हैग्रिड, देखो लाल चिंगारियाँ, वे लोग मुश्किल में हैं। तुम दोनों यहीं रुको, हैग्रिड चिल्लाया। पगडंडी पर ही रहना, हम लौट कर आते हैं। उसने सुना वो झाड़ियों को चीरता हुआ जा रहा था। वे दोनों बहुत डरे हुए एक दूसरे को देख रहे थे। पत्तियों की सरसराहट के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं वे लोग घायल हो गए हैं? अगर मेलफॉय घायल हुआ है तो मुझे परवाह नहीं है, परंतु अगर नेविल को कुछ हो गया है तो ये हमारी गलती है। वो हमारे कारण यहाँ पर है।
आखिरकार एक जोरदार आवाज ने हैग्रिड के लौटने की घोषणा की। मेलफॉय, नेविल और फैंग उसके साथ थे। हैग्रिड आग बबूला हो रहा था। हुआ ये था कि मेलफॉय नेविल के पीछे चुपचाप आया था और उसने मजाक में नेविल को पकड़ लिया था। नेविल ने आतंकित होकर लाल चिंगारियां निकाल दी थी। हम लोग की किस्मत अच्छी होगी अगर तुम लोगों की उछल कूद के बाद हम लोग कुछ पकड़ लें, ठीक है? हम लोग अपने दल बदल लेते हैं। नेविल, तुम हमारे और हरमाइनी के साथ रहो। हैरी, तुम फैंग और इस मूर्ख के साथ जाओ। हमें अफसोस है, हैग्रिड ने हैरी से फुसफुसाकर कहा, परंतु तुम्हें डराने के लिए इसे ज़्यादा मेहनत करनी होगी और ये काम हमें करना ही है। इस तरह हैरी मेलफॉय और फैंग के साथ घने जंगल में चला गया। वे आधे घंटे तक जंगल के अंदर घुसते चले गए। रास्ता दिखना बंद हो गया क्योंकि पेड़ बहुत घने थे। हैरी ने देखा खून की धार ज़्यादा मोटी हो गई है। एक पेड़ की जड़ों के पास खून के छींटे थे। वो बेचारा जानवर पास ही दर्द में छटपटा रहा था। हैरी को बलूत के एक पुराने पेड़ की गुथी हुई शाखाओं के बीच सामने खाली जगह दिखी। देखो, वो बुदबुदाया। उसने मेलफॉय को रोकने के लिए हाथ उठाया। जमीन पर कोई चमकीली सफेद चीज चमक रही थी। वो यूनिकॉर्न था और मर चुका था। हैरी ने इतना सुंदर और दुखद दृश्य पहले कभी नहीं देखा था। जहाँ वो गिरा था उसकी लंबी दुबली टांगें अजीब तरह से उलझी हुई थी। हैरी ने उसकी तरफ कदम बढ़ाया कि तभी सरसराहट की आवाज़ के कारण जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया। फिर छायाओं के बीच से नकाब की एक आकृति जमीन पर रेंगती हुई आई, जैसे कोई जानवर शिकार करने आ रहा हो। हैरी, मेलफॉय और फैंग मूर्ति बन गए। चोगा पहनी आकृति यूनिकॉर्न के पास पहुंची। उसने जानवर के बगल में लगे घाव पर मुंह झुकाया और उसका खून पीना शुरू कर दिया। मेलफॉय के मुंह से एक भयानक चीख निकली। वह पलटकर उसने दौड़ लगा दी। फैंग ने भी ऐसा किया। नकाब पोश आकृति ने सिर उठाया और हैरी की तरफ देखा। यूनिकॉर्न का खून उसके मुंह से टपक रहा था। आकृति अपने पैरों पर खड़ी हुई और तेजी से उसकी तरफ चल दी। हैरी डर के मारे हिल भी नहीं पाया। उसके सिर में इतना तेज दर्द हुआ जिससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने अपने पीछे टापों की आवाजें सुनी और फिर किसी ने उसके ऊपर कूदकर आकृति पर हमला कर दिया। हैरी के सिर में भयानक दर्द था। वो घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके ठीक होने में 1-2 मिनट लगे। उसने देखा आकृति जा चुकी है। एक सेनेटोर खड़ा था। वो रोनन या बेन तो नहीं था, उनसे अधिक युवा था। उसके सफ़ेद भूरे बाल थे, पीला सुनहरा शरीर। तुम ठीक हो? सेनेटोर ने पूछा और हैरी को उसके पैरों पर खड़ा किया। हाँ, धन्यवाद। वो क्या था? सेनेटोर ने जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से नीली थीं, पीले नीलम की तरह। उसने हैरी की तरफ गौर से देखा। उसकी निगाह उस निशान पर पड़ी जो हैरी के माथे पर लाल सुर्ख चमक रहा था। वो बोला, तुम हैरी पॉटर हो? बेहतर होगा तुम हैग्रिड के पास जाओ। जंगल इस वक्त सुरक्षित नहीं है, खास तौर पर तुम्हारे लिए। क्या तुम सवारी कर सकते हो? इस तरह तुम जल्दी पहुंच जाओगे। मेरा नाम फिरेंज है। उसने अपने अगले पैरों को झुकाते हुए आगे किया ताकि हैरी उसकी पीठ पर चढ़ जाए। इतने में फिरेंज और बेन वहां गरजते हुए आए। ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारी पीठ पर एक इंसान बैठा है, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम कोई साधारण खच्चर हो? तुम्हें पता है ये कौन है? फिरेंज ने कहा, ये हैरी पॉटर है। ये जितनी जल्दी जंगल से चला जाए उतना अच्छा है। तुमने उसे कितनी बातें बता दी हैं? बेन गुर्राया। याद रखो फिरेंज, हमने कसम खाई है, हम ईश्वर की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएंगे। क्या ग्रहों की गतिविधियों में ये नहीं पढ़ा कि आगे क्या होने वाला है? रोनन ने बेचैन होकर जमीन पर पंजे पटके। मुझे विश्वास है फिरेंज ने सोचा होगा वो सही काम कर रहा है, उसने अपनी उदास आवाज में कहा। बेन ने अपने पिछले पैरों को गुस्से से पटका। सही काम? सही और गलत से हमारा क्या लेना देना है? सेंटोर को सिर्फ इससे मतलब है कि क्या भविष्यवाणी की गई है। ये हमारा काम नहीं है कि हम जंगल में भटकने वाले इंसानों के पीछे गधों की तरह दौड़ते फिरें। फिरेंज अचानक गुस्से में अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। हैरी को अपना संतुलन बनाए रखने के लिए उसके कंधे पकड़ने पड़े। क्या तुमने उस यूनिकॉर्न को नहीं देखा? फिरेंज ने बेन से चीख कर कहा। क्या तुम नहीं जानते कि उसे क्यों मारा गया है? या तुम्हें ग्रहों ने वो रहस्य नहीं बताया है? मैं खुद को जंगल में छिपी उस चीज़ के खिलाफ करता हूँ बेन। हाँ, चाहे इसके लिए मुझे इंसानों का साथ ही क्यों न देना पड़े। और फिरेंज ने दौड़ लगा दी। उसे जितनी अच्छी तरह पकड़ सकता था हैरी पकड़े रहा। रोनन और बेन काफ़ी पीछे छूट गए। हैरी को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि क्या हो रहा है। बेन इतने गुस्से में क्यों है? उसने पूछा, वैसे वो क्या चीज़ थी जिससे आपने मुझे बचाया है?
फिरेंज इतना धीमा हो गया कि लगभग पैदल चलने लगा। उसने हैरी को चेतावनी दी वो अपना सिर झुका कर रखे, क्योंकि कई शाखाएं नीचे लटक रही थीं, पर हैरी के सवाल का जवाब नहीं दिया। जब वे लोग बहुत ज़्यादा घने पेड़ों से गुजर रहे थे तो फिरेंज अचानक रुक गया। हैरी पॉटर, क्या तुम जानते हो यूनिकॉर्न का खून किस काम आता है? नहीं, हैरी ने कहा। वो इस अजीब सवाल से चौंक गया। हमने जादुई काढ़े में सिर्फ इसके सींग और पूंछ के बालों का इस्तेमाल किया है, इसलिए क्योंकि यूनिकॉर्न को मारना एक राक्षसी काम है। जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं है और जिसके पास पाने के लिए सब कुछ है, सिर्फ वही ये पाप कर सकता है। यूनिकॉर्न का खून आपको जिंदा रखेगा, चाहे आप मौत से 1 इंच भी दूर हों, परंतु भयानक कीमत पर। आपने खुद को बचाने के लिए एक पवित्र और असहाय जीव को मारा है, इसलिए आपकी ज़िंदगी अधूरी होगी और शापित होगी उसी पल से जब उसका खून आपके होठों को छुएगा। हैरी ने फिरेंज के सिर के पीछे की तरफ घूरा, जो चांदनी में चितकबरा चांदी जैसा चमक रहा था। परंतु कौन इतना उतावला होगा, उसने कहा। अगर आपको हमेशा के लिए शाप मिलने वाला है तो इससे बेहतर मौत है ना? सच है, फिरेंज सहमत हुआ। मिस्टर पॉटर, क्या तुम्हें पता है इस समय स्कूल में क्या छुपा हुआ है? पारस पत्थर, जाहिर है आयु बढ़ाने वाला अमृत, परंतु मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि कौन। क्या तुम किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जानते जिसने शक्तिशाली बनने के लिए कई साल का इंतजार किया है, जो जीवन से चिपका हुआ है और मौके का इंतजार कर रहा है? ऐसा लगा जैसे हैरी का दिल किसी लोहे के शिकंजे में जकड़ गया हो। एक बार फिर वही बातें याद आईं जो हैग्रिड ने उसे उस रात बताई थीं, जब वे पहली बार मिले थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मर गया। हमें लगता है ये बेकार की बात है। हमें नहीं लगता कि उसमें इतनी इंसानियत थी कि वो मर जाता। क्या आपका मतलब है वो हैरी ने दबी आवाज़ में कहा ही था कि अचानक हैरी तुम ठीक तो हो की आवाज़ आई। हरमाइनी पगडंडी पर उनकी तरफ भागती हुई आ रही थी। हैग्रिड हरमाइनी के पीछे हांफता हुआ आ रहा था। मैं ठीक हूँ। वो नहीं जानता था वो क्या बोल रहा है। यूनिकॉर्न मर चुका है हैग्रिड, वो उस पीछे वाली खाली जगह पर है। मैं तुम्हें यहीं छोड़ देता हूँ, फिरेंज बुदबुदाया जब हैग्रिड यूनिकॉर्न को देखने के लिए जल्दी से गया। अब तुम सुरक्षित हो। हैरी उसकी पीठ से फिसल कर उतर गया। गुड लक हैरी पॉटर, फिरेंज ने कहा। ग्रह नक्षत्रों को पहले भी गलत पढ़ा गया है और ऐसा करने में सेनेटोर से भी बड़ी गलतियां हुई हैं। मुझे आशा है ये भी एक ऐसा ही मौका होगा। वो मुड़ा और कांपते हुए हैरी को पीछे छोड़कर टापे मारता हुआ जंगल की गहराइयों में चला गया। रॉन उनके लौटने का इंतजार करते करते अंधेरे हॉल में सो गया। जब हैरी ने उसे हिलाकर जगाया तो वो क्विडिच के फाउल के बारे में कुछ चिल्लाया। कुछ ही पल में उसकी आंखें चौड़ी हो गई। जब हैरी ने उसे और हरमाइनी को ये बताना शुरू किया कि अंधेरे जंगल में क्या हुआ था, हैरी से बैठा नहीं जा रहा था। वो आग के सामने घूम रहा था और कांप रहा था। स्नैप वोल्डेमार्ट के लिए पत्थर चाहता है और वोल्डेमार्ट जंगल में इंतजार कर रहा है, और इतने समय से हम सोच रहे हैं कि स्नैप सिर्फ अमीर बनने के लिए। उसका नाम मत लो, रॉन ने दहशत में कहा, जैसे लग रहा था कि वोल्डेमार्ट उनकी बातें सुन सकता है। हैरी ने उसकी बात नहीं सुनी। फिरेंज ने मुझे बचाया, परंतु उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेन आग बबूला हो रहा था। बेन सोचता है कि वोल्डेमार्ट जब मुझे मार रहा था तो फिरेंज को ऐसा होने देना चाहिए। मुझे लगता है कि शायद यह भी सितारों में लिखा हुआ है। उसका नाम लेना बंद करो, रॉन चिल्लाया। तो मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार करना है कि स्नैप वो पत्थर चुरा ले और फिर वोल्डेमार्ट वापस आएगा और मुझे मार डालेगा। मुझे लगता है तब जाकर बेन को खुशी मिलेगी। हरमाइनी बहुत डरी दिख रही थी, पर उसने तसल्ली देने वाली बात कही। हैरी, सब जानते हैं कि तुम जानते हो कि कौन सिर्फ एक आदमी से डरता है, डम्बलडोर से। अगर डम्बलडोर आसपास हैं तो तुम जानते हो कौन तुम्हें छू भी नहीं सकता। वैसे कौन कहता है कि सेनेटोर्स हमेशा सही होते हैं? मुझे तो ये भविष्यवाणी करने जैसा लगता है। और प्रोफेसर मैगोनिकल कहती हैं कि ये जादू की बहुत ही संदिग्ध और अनिश्चित शाखा है। आसमान में उजाला होने तक उनकी बातें खत्म नहीं हुई। वो थके हारे बिस्तरों पर गए, उनके गले दुख रहे थे, परंतु रात के आश्चर्य भी खत्म नहीं हुए थे। हैरी ने अपनी चादर खोली तो उसके नीचे अदृश्य चोगा तह किया हुआ रखा था। उसके साथ एक कागज भी था, वक्त ज़रूरत के लिए।